आइए जानते हैं सुल्तान डाकू की हैरान कर देने वाली कहानी, जिसे पकड़ने के लिए बुलाए गए थे अंग्रेजी अधिकारी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल वाली बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। लेट्स स्टार्ट। अमीरों का माल लूटना और गरीबों में बांटने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक कैरेक्टर रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत ब्रिटेन के काउंटी नटिंघम शहर में शेरवुड के जंगल में रहता था। वो एक आम नागरिक था, लेकिन नटिंघम के कुख्यात शेरिफ ने उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली थी, जिसकी वजह से वो डकैती करने लगा था। इसके बारे में कई नॉवेल लिखे गए हैं और बहुत सी फिल्म भी मगर फिर भी इसके बारे में शक है कि वो वास्तविक जीवन में भी है या नहीं। हालांकि इस तरह की एक कैरेक्टर भारत में भी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। कैरेक्टर था सुल्तान डाकू, जिसे 96 साल पहले 7 जुलाई 1924 फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। सुल्तान डाकू के धर्म के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो मुसलमान था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उस हिंदू धर्म मानने वाला बताया है कि वो भारतीय समुदायों से था और ये समुदाय हिंदू धर्म को मानने वाला था। सुल्तान शुरुआत में छोटी छोटी चोरी करता था। उनकी पहली जासूसी उपन्यासकार और अपने ज़माने के मशहूर पुलिस अधिकारी जाफ़र उमर इसे एक बार गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे, जिस पर उन्हें 5000 रुपये का इनाम मिला था। जाफ़र उमर की बेटी अहमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब है हम में लिखा है, जाफ़र उमर ने सुल्तान को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उस समय सुल्तान पर चोरी के अलावा हत्या के कई आरोप नहीं था, इसीलिए उसे सिर्फ 4 साल की जेल कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। जाफ़र उमर ने उसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाले रुपए अपने सिपाहियों और स्थानीय लोगों में बांट दिए थे। इसके बाद जाफ़र उमर ने उर्दू में कई जासूसी नावल लिखे, जिनमें पहला नावल नीली छतरी था और इसके कहानी का मुख्य पात्र सुल्तान डाकू ही था। रिहाई के बाद सुल्तान ने अपने गिरोह को फिर से इकट्ठा किया। नजीबाबाद और शाहीनपुर के सक्रिय लोगों से संपर्क किए और अपने भरोसेमंद मुखबिरों को जाल बिछाकर लूटना शुरू कर दिया। उसे अपने मुखबिरों के जरिए मालदार लोगों की खबर मिलती। सुल्तान हर डकैती की योजना बड़े ध्यान के साथ बनाता और हमेशा कामयाब लौटता। अपने ज़माने के मशहूर शिकारी जिम कैबिट ने भी अपने कई लेखों में सुल्तान के बारे में लिखा है। जाफ़र उमर के अनुसार सुल्तान डाकू बड़ा निडर होकर डकैती डालता था और हमेशा पहले से लोगों को सूचित कर देता था कि सीमान पधारने वाले हैं। डकैती के दौरान वो खून बहाने से जहाँ तक हो सकता बचने का प्रयास करता था, लेकिन अगर कोई शिकारी विरोध करता और उसे या उसके साथियों को जान लेने की कोशिश करता तो वो उनकी हत्या करने से भी परहेज नहीं करता था। ये भी मशहूर है कि वो अपने विरोधियों और जिनकी वो हत्या करता उनके हाथ के 3 उंगलियों भी काट डालता था। पर
अमीर साहूकार और जमींदार के हाथों पीड़ित गरीब जनता उसकी लंबी आयु की दुआ मांगते और वो भी जिस क्षेत्र से माल लूटता वहीं के ज़रूरतमंदों को बंटवा देता। सुल्तान की डकैती और आतंक का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा। अंग्रेज़ों की सरकार थी और वो ये स्थिति ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्होंने भारतीय पुलिस के जरिए सुल्तान को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्तान के मुखबिर और गरीब देहातियों की मदद की वजह से वो अपने इरादे में कामयाब ना हो सके। अंत में अंग्रेज़ों ने सुल्तान डाकू की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटेन से फ्रेडी योग नामक एक तजुर्बेकार अंग्रेज पुलिस अधिकारी को भारत फैसला किया। फ्रेड योग ने अब भारत पहुंचकर सुल्तान को सभी वारदातों की विस्तार से अध्ययन किया और घटनाओं की विस्तृत जानकारी जमा। जब सुल्तान और उसके गिरोह के सदस्य पुलिस के हाथ गिरफ्तारी से साफ बच निकलते थे, तब फ्रेडी योग के ये निष्कर्ष निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि सुल्तान की कामयाबी का राज उनके मुखबिर का जाल है जो पुलिस विभाग तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामक एक पुलिस अधिकारी सुल्तान का खास आदमी है जो सुल्तान की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर को उस तक पहुंचा देता है और इससे पहले कि पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंचती वो अपने बचाव कर लेता था। फ्रेड योग ने सुल्तान के गिरफ्तारी करने के लिए बड़ी होशियारी से योजना बनाई। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का ट्रांसफ़र दूर एक इलाके में कर दिया। फिर नजीबाबाद के बुजुर्गों की मदद से सुल्तान को एक विश्वसनीय व्यक्ति मुसी अब्दुल रज़ाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्तान मुसी अब्दुल रज़ाक पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। सुल्तान के छिपने की जगह नजीबाबाद के पास स्थित एक जंगल था, इसे कजली वन कहा जाता था। ये जंगल बहुत ही घना और जंगली जानवर से भरा हुआ था, लेकिन सुल्तान जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था। उसके रहने की जगह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहां दिन के समय में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सुल्तान भेष बदलने का भी माहिर था और उसके बदन पर कट के निशान की वजह से उसे दिखाने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं जान पाता था कि ये सुल्तान हो सकता है। फ्रेड योग ने मुसी अब्दुल्ला रज़ाक की सूचना की बुनियाद पर सुल्तान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। मुसी अब्दुल रज़ाक एक तरफ सुल्तान से संपर्क में था और दूसरी तरफ उसकी हर हरकत की सूचना फ्रेडी योग तक पहुंचता रहा। एक दिन मुसी ने सुल्तान को एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्तान जैसे ही मुसी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो समुएल पेरिस नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्तान ने पहले फायर करना चाहा, मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। अब उसने भागना चाहा, लेकिन एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर राइफल की बैट मारकर उसे गिरा दिया और इस तरह सुल्तान गिरफ्तार हो गया। 7 जुलाई 1924 को सुल्तान को फांसी की तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन अमीरों पर इसका खौफ और जनता के इसके आतंक के बीच लंबे समय तक जारी रहा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।